नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैज 2.0 में। तो दिवाली के बाद आज का हफ्ता क्लोज हो गया और पूरे हफ्ते थोड़ा मार्केट सुस्त रहा और ओवरऑल बात करें तो खाली एक दिन हमें तेज़ी देखने को मिली। वो थी 5 नवंबर और 6 नवंबर के दिन, जब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की उम्मीदें आई थी। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप जीत गए यूएस का इलेक्शन और उसके बाद यूएस फेड की मीटिंग भी हो गई और उन्होंने कुछ अच्छे अनाउंसमेंट भी किए हैं। तो मार्केट के अंदर खाली 2 दिन अच्छी तेज़ी रही, उसके बाद वापस हमें सुस्ती देखने को मिली और साथ ही एफआईआई वालों ने अभी तक अपना पैसा निकालना बंद नहीं किया है। तो आज हम पूरे हफ्ते की पूरी जानकारी लें, उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। और उसके बाद हम पूरे आज मार्केट के अपडेट जानेंगे और आज जिस जिस कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इन जनरल बात करें तो आज मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक के अंदर हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार के दिन निफ्टी बैंक के अंदर जो गिरावट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा आज आईटी शेयर्स के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली। उसका कारण था यूएस फेड की मीटिंग से आया हुआ आउटकम। उस वजह से क्या होगा कि आईटी शेयर्स के अंदर अब नया इनफ्लो आएगा। इंडिया के जितने भी आईटी शेयर्स लिस्टेड हैं उनका रेवेन्यू जो है वो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज के साथ में ज़्यादा आता है और यूएस के अंदर अगर फेड ने रेट कट करी है तो उस वजह से उनको नया इन्फ्यूजन मिलेगा पैसे का और उस वजह से उसके अंदर नया इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस वजह से आईटी शेयर्स के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन एफआईआई वालों ने अभी तक अपने बिकवाली बंद नहीं करी है। आज के दिन भी एफआईआई वालों ने 3404 करोड़ रुपए का माल बेचा है और वहीं डीआईआई वालों ने 1748 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। तो एवरेज देखा जाए तो 3400 करोड़ उन्होंने सेल किया और 1750 करोड़ तकरीबन डीआईआई वालों ने परचेस किया है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले सारा हिस्सा संभाल के बैठे हैं और वहीं एफआईआई वाले यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का पैसा सारा निकाल के अपनी तरफ कर रहे हैं। और यूएस इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो भी मार्केट के फेवर में आने के बाद भी मार्केट के अंदर गिरावट रुक नहीं रही है। ये गिरावट कब तक रुक सकती है इसका अंदाजा मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और आज जिस भी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उनके Q2 के रिजल्ट एक्सपेक्टेड जैसे थे वैसे नहीं आए और वो भी डाउन रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो आज टाटा मोटर्स का शेयर जो है 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये अपने पिछले महीने से तकरीबन 120 पॉइंट से नीचे गिर गया है, यानी कि 950 950 के अपनी हाई से लेके वो 800 सवा 800 के लेवल पे भी आ चुका है। उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि Q2 रिजल्ट जो है उसके स्लो रहे हैं। टाटा मोटर्स ने अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए जून से लेके सितंबर तक के और टाटा मोटर्स के Q2 के नेट प्रॉफिट के अंदर 11% डाउनफॉल देखने को हमें मिला है। तो अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें यानी कि सितंबर 2023 को और सितंबर 2024 को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए तो रेवेन्यू के अंदर 3.5% से डाउन ट्रेंड है और उसके अलावा नेट प्रॉफिट के अंदर हमें 11% डाउन ट्रेंड देखने को मिला। इसका क्या कारण था? तो कंपनी ने अनाउंस किया कि एक्सटर्नल मैटर्स की वजह से टाटा की सेल्स जो है वो डाउन हुई है। टाटा की सेल्स डाउन होने की वजह थी एक्सटर्नल सेल्स। और एक्सटर्नल मैटर से उनका क्या मतलब है उन्होंने डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन मुझे जो लगता है वो है रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हुई है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिल रही थी वो रशिया था। तो ये जियोपॉलिटिक्स भी एक कारण हो सकता है टाटा मोटर्स की सेल के अंदर डाउन ट्रेंड आने का। इसके अलावा बात करें LIC इंडिया की, यानी कि सरकारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC एक सरकारी कंपनी है, उन्होंने भी अपने Q2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। Q2 के रिजल्ट के अंदर LIC के रेवेन्यू के अंदर तो हमें 14% ग्रोथ देखने को मिली। उन्होंने बताया कि उनके प्रीमियम के अंदर उन्हें ग्रोथ देखने को मिली है, यानी जो नई पॉलिसीज़ आई हैं पॉलिसीज़ तो अच्छी आई, लेकिन उसके कंपेयर में उनका प्रॉफिट डाउन हुआ है। लास्ट ईयर के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनका प्रॉफिट जो है वो 3% से डाउन आया है। उसका क्या कारण था? तो उसका कारण कंपनी ने अनाउंस किया कि उनके जो प्रीमियम जितने उनके पास आए थे, यानी कि जो इनकम आई थी, इनकम से ज़्यादा उन्होंने उसके बेनिफिट ट्रांसफर कर दिए। यानी समझिए कि मैंने LIC की पॉलिसी ली थी, अब पॉलिसी का जो बेनिफिट है यानी कि जो मेरे को पॉलिसी ले रखी है, अब मेरे को उसको इमरजेंसी में अगर मेरे को पॉलिसी जिस वजह से ली है, मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से, कार एक्सीडेंट की वजह से, जिस भी कारण से मैंने पॉलिसी ली है उस पॉलिसी का फ़ायदा होना चाहिए मेरे को। तो मेडिकल एक्सपेंसेस अगर सब मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको, तो पॉलिसीज़ के जो प्रीमियम मैंने भरे थे उसकी वजह से उसको मेरा बेनिफिट मिलना है। तो कंपनी ने ये बताया कि उनको जो प्रीमियम से फ़ायदा हुआ था उसकी जगह उन्होंने उसके बेनिफिट ज़्यादा दिए हैं। तो बेनिफिट ज़्यादा देने की वजह से उनके प्रॉफिट के अंदर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। लेकिन प्रीमियम जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू 14% से बढ़ा है और प्रॉफिट जो है वो 3% से घटा है। 3% से घटा है, लेकिन LIC का प्रॉफिट कितना है पहले वो हम जान लेते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है। LIC का प्रॉफिट कितना है? LIC का प्रॉफिट तकरीबन 7780 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि प्रॉफिट बहुत बड़ा अमाउंट है। एक बड़ी कंपनी के लिए अगर थोड़ा प्रॉफिट घटता है तो एक बड़ी बात होती है कि उनका प्रॉफिट घट गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन जो अमाउंट है, अमाउंट आप देखेंगे 7780 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रॉफिट अभी भी कमाया है इस साल, इस क्वार्टर के अंदर। तो जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बात करें ओला की, तो ओला ने भी अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं।
ओला के Q2 के रिजल्ट के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन ओला कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अभी भी कोई सुधार नहीं आया है। ओला कंपनी ने जो अपना रिजल्ट अनाउंस किया है उसके अंदर उनको रेवेन्यू के अंदर 39% से ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट नहीं हुआ, उनको लॉस हुआ है। यानी जो पहले लॉस था वो 525 करोड़ रुपए था, वो तकरीबन अभी 470 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। यानी कि पहले नुकसान जो हो रहा था वो 525 करोड़ का था, अब नुकसान जो हो रहा है वो 475 करोड़ का हो रहा है। रेवेन्यू के अंदर तो उनको 40% ग्रोथ मिल गई, लेकिन प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं आया। तो यानी कि कंपनी के सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसके कंपेयर में अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट नाम मात्र भी अभी तक नहीं आया है। तो ये एक बुरी खबर है ओला के शेयर होल्डर्स के लिए। अगर बात करें कि ओला नई कंपनी है, उसकी सेल्स आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी, स्टेबिलिटी आने के बाद आएगी, लेकिन बात करें अगर उसकी यूनिट सोल्ड की, यानी कि पिछले साल के उनके जो उन्होंने ओला ने अपनी गाड़ियाँ बेची थी और इस साल जो उन्होंने गाड़ियाँ बेची है, लास्ट ईयर जो उन्होंने यूनिट बेचे थे इस क्वार्टर के अंदर उन्होंने दुगने यूनिट बेचे हैं। तकरीबन 58,000 से भी ज़्यादा यूनिट उन्होंने इस क्वार्टर के अंदर बेचे हैं। यानी अपना उनका जो बिजनेस है वो 175% से बढ़ गया। जो पिछले साल 100 था, अब वो 175 हो गया है। बिजनेस ऑलमोस्ट डबल हो गया है, लेकिन प्रॉफिट नहीं आया। लॉस कितना कम हुआ है? सिर्फ 10% उनका लॉस कम हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ओला कंपनी कब तक प्रॉफिट में आएगी, ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, ये तो कंपनी चलाने वाले सोचे कि उनको अपना बिजनेस प्रॉफिट में कैसे लेके आना है, लेकिन इंडिया की कंपनी है, अच्छा इनिशिएटिव है और ईवी सेक्टर की कंपनी है, तो इसलिए लोग इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन फिर भी बिजनेस के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो टाइम टू टाइम अपडेट करके प्रॉफिट में लेके आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओला के अंदर अभी तक ये देखने को नहीं मिला है, लेकिन फेस्टिव सीजन में जो डिस्काउंट दिया था उसकी वजह से इसके सेल्स के अंदर हमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आने वाले क्वार्टर में हमें पता चलेगा कि इनकी सेल्स के अंदर ग्रोथ कितनी हुई और इनका लॉस कितना हुआ है। तो आने वाला क्वार्टर के अंदर क्या हो सकता है, आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है, वो गिरावट कब तक रुक सकती है, इसके बारे में जानें। उससे पहले ये जानना होगा कि गिरावट आ क्यों रही है। गिरावट आने का कारण है कि FII वालों की लगातार बिकवाली हो रही है। FII इन्वेस्टर यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाले जा रहे हैं। पैसा निकालने का क्या कारण है? वो अपना पैसा निकाल के अभी तक अपने पास रिजर्व रख रहे हैं। अब जैसे समझिए कि मैंने आपको बताया था कि यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, अब कौन जीतेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। अब यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी रणनीतियाँ बनाएंगे कि कहाँ किस देश के साथ किस तरह से उनको साझा बनाना है या फिर समझौते करने हैं। तो उस बेसिस पे पॉलिसीज़ में चेंज आएगा, और पॉलिसीज़ में चेंज आने की वजह से क्या होगा कि बिजनेस के अंदर उनको ग्रोथ दिखेगी, तब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि जो यूएस के बड़े क्लाइंट्स हैं, यानी कि बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, यूएस की रणनीति के हिसाब से बनाएंगे। यानी अब वो भी सब अपने पैसा अपने पास बैठा के लगा के बैठ गए हैं। तो 1 से 2 महीने के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो भी अपनी रणनीति बनाएंगे यूएस की, यानी कि वो लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, वर्ल्ड से वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, कहाँ किसको सपोर्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट जाएंगे, चाइना के अगेंस्ट कैसी पॉलिसीज़ आएगी, इंडिया के लिए कैसी पॉलिसी आएगी, या फिर दूसरे देशों के लिए कैसी पॉलिसीज़ आने वाली है। तो उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो अभी 1 से 2 महीने रिकवरी के अंदर लग सकते हैं, तो 2 महीने तक आपको थोड़ा मार्जिन में होल्ड करना होगा। बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी फंडामेंटल कंपनी आपने देख रखी है जो बुक वैल्यू के हिसाब से अच्छी है, तो ऐसी कंपनियों का आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नुकसान होल्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा टाइम रुकें, ऑब्जर्व करने के बाद बेचें। माल नुकसान में कभी नहीं बेचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आएगी, मार्केट की गिरावट का क्या कारण है और मार्केट के अंदर वापस रिकवरी कब तक आ सकती है। और ये जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसके अलावा चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।